जी हाँ। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ हाँ हम बंदे। बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी यह जो कवियत्री और साहित्य अकादमी विजेता गगन गिल ने जिस तरह से एक्सपोज किया हिंदी हाँ युग में प्रकाशन वाले को, जी। जिनका नाम है शैलेश भारद्वाजी। भारतवासी। हाँ तो इस तरह से अगर मान लीजिए उनके पास ये स्क्रीनशॉट नहीं होता, हाँ और आप जिस तरह से इंटरव्यू में कह रहे हैं कि गगन गिल ने मुझे अप्रोच किया, हाँ तो ऐसे में अगर मान लीजिए उनके पास ये स्क्रीनशॉट बचा रह गया, उन्होंने डिलीट नहीं किया या किसी वजह से वो उनके व्हाट्सएप में रह गया, तब तो हाँ। उनके पास एक कोई प्रमाण सबूत बचा रह गया कि आपको एक्सपोज कर सके। अगर नहीं जी होता तो अभी क्या होता जी। नहीं तो देखिए, ना होता तो फिर जो कुछ कह रही हैं, नगर गंगल ये दावा कर रही हैं या लोगों को बता रही हैं, पहुंचाना चाह रही हैं, फिर तो नहीं बता पाती ना वो। तो वो ये तो कहिए कि उनके पास बचा रह गया वो। वरना आजकल तो इतना आता है मोबाइल पर कि आपको रोज अगर छांटिए नहीं, निकालिए नहीं, तो पता चला है कि आपका मोबाइल ही चलना बंद हो जाएगा। तो इस नाते क्योंकि उनके पास बचा रहा जैसे भी, तो अपनी बात रख सकी हो तो एक जो कुछ वो शैलेश कह रहे हैं अपने तरफ से, और हिंदी युग्म को लेकर के और बहुत सारे दावे कर रहे हैं, तो उसके प्रतिपक्ष में तो फिर बात नहीं आती। तो तो मेरा ये तो यही ये मानना है। थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि इस तरह के हथकंडे जो नए प्रकाशक आ रहे हैं, कितने हाँ पुराने हैं तो मुझे पता नहीं है, जी। और जिस तरह के ये छाप छुप जो रहे हैं, वो हाँ भाषा को एक तरह से विकृत कर रहे हैं। क्या जी जी। बांग्ला की भाषा में ऐसी सुविधा है कि आधी अंग्रेजी हो, आधी जो है बांग्ला हो? इस तरह की तो कोई सुविधा छूट नहीं, मैंने नहीं सुना। मराठी में हाँ क्या है क्या? दक्षिण की भाषाओं में इस तरह की सुविधा है क्या? इंग्लिश और किस तरह की ये लिपि तैयार की जा रही है, किस तरह की ये सुविधा दी जा रही है जी। कि आप एक तो पहले से ही हिंदी पर इतने सारे संकट हैं, हाँ जो अभी उसकी चेतना नहीं आई है, जिसकी बात जो आपने कुछ भेजा है वो, हाँ उसमें रवि भूषण जी ने लिखा है कि जी। जाति चेतना तो है, हाँ लेकिन जातीय चेतना अभी तक इस समाज में हाँ, नहीं आई जाति है। की चेतना ज्यादा है, जातीय चेतना नहीं, जो रामविलास जी कह रहे थे। जी रामविलास जी जो जातीय चेतना की बात कर रहे थे, तो वही रवि भूषण जी ने जाति चेतना और जातीय चेतना, मतलब जाति चेतना जो है वो राजनीतिक दलों की वजह से बढ़ गई है, और जातीय चेतना जो है वो तो मतलब जिसको हम तो राष्ट्रीयता के विस्तार से संदर्भ में। बताएं कि इस तरह के ऐसे प्रकाशक के जो हथकंडे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किन वजहों से होते हैं जी। देखिए, असल में ऐसा है कि एक बात तो है कि जब से हम ये ग्लोबल शब्द आया है ना, कि पूरी दुनिया को अब एक गांव माना जाए। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जैसे किसी जमाने में एक गांव बहुत छोटा है, उस गांव से बाहर अगर कुछ बड़ा है तो वो गांव कुछ अहमियत रखता था। पर आज पूरी दुनिया ये खास करके 1990 के बाद से तो ग्लोबल शब्द बहुत चल गया है। लेकिन उसकी वजह यह है कि इस दौर में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना तो मुझे लगता है कि 1970-72 के बाद से तेजी से गली मोहल्ले में स्कूल खुले हैं। कोई मतलब ठेला भी चलाता है तो वो इतना हौसला करता है, कोशिश की भाई चलो हमारा बच्चा पढ़े, तो कॉन्वेंट नाम का स्कूल है या इस तरह कुछ है, उसमें पढ़े। अब वो बहुत ज्यादा बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए कि वहाँ कॉन्वेंट के नाम पर कॉन्वेंट जैसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जो समर्थ लोग हैं तो उनमें तो अब ये हो गया है कि भाई आज की तारीख में पढ़िए और अंग्रेजी जरूर पढ़िए। उस अंग्रेजी पढ़ने लिखने से आपकी हिंदी पीछे अगर हो रही हो तो उसकी परवाह मत करिए, और लिख पढ़ करके अंग्रेजी के जरिए आप कहाँ जा सकते हैं, अपने यहाँ अच्छी जगह जा सकते हैं और विदेशों में जा सकते हैं। तो एक तो जो अंग्रेजी का हमारे यहाँ भूत चढ़ गया है पढ़ने लिखने वालों में, और पढ़े लिखे जो पढ़े लिखों का जो प्रतिशत है
तो उससे तो मुझे लगता है कि हिंदी में तो बहुत बुरी तरह है ये, बाकी हिंदीतर भाषाओं में, क्योंकि हमारा आधा हिंदुस्तान तो लगभग हिंदी की एक पट्टी है, लेकिन उसके बाहर भी मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, बहुत इंटीरियर की बात हम छोड़ दें, तो जो पढ़ा लिखा तबका शहर में रह रहा है, देख रहा है, तो वहां देखिए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल तो एक स्वाभाविक बात है। हमारे यहाँ रीतिकाल रहा हो, चाहे भक्ति काल रहा हो, या उसके बाद का रहा हो, जिस समय की उर्दू फारसी वगैरह हिंदी के मुकाबले पढ़े लिखों में ज्यादा थी, तो वो कुछ शब्द आ जाते थे। इसीलिए अगर तुलसीदास ने बहुत सारे अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, या अवधी के शब्दों को थोड़ा बेहतर किया है, मिली जुली भाषा बनाई है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अपनी भाषा को हम दरकिनार करके अंग्रेजी भाषा के तरफ ये मान के चलें कि इससे हमारी अगली दुनिया, अगला समय हमारा बहुत नई अच्छा पीढ़ी होगा। के लिए दिक्कत हो जाएगी कि अगर मान ले कि इसी तरह के लिपि है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, तो एक हमारे तो यहाँ तो देखिए एक समय में पहले से ही समझ जो है इतनी विकृत हो चुकी है कि आप जी नई पीढ़ी को जिस तरह से अंग्रेजी भाषा शैली में सब कुछ जो है उनका ज्ञानवर्धन और तमाम तरह के उनके विकास के रास्ते खोले गए हैं। हाँ हाँ ऐसे में आप इस तरह की अगर किताब को परोसेंगे और उसमें इस तरह की अगर माने जो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी टाइप की जो कल्चर विकसित हो रही है, जी जी, वो क्या वो संकट नहीं मानते हैं आप नहीं हिंदी नहीं, जैसे? देखिए असल में हम लोग अगर थोड़ा अपने हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास के आसपास से जाएं, या हिंदी का जो समय रहा है आजादी के पहले, हम एक भारतेंदु का समय देखें, जब वो मतलब हिंदी को नई चाल में ढलने की बात कर रहे थे। मतलब उस समय हिंदी थी तो, लेकिन वो हिंदी नहीं थी जो व्यापक लोगों तक जाने वाली हिंदी हो, साहित्य की हो, कविता की हो, जो भी रही हो। लेकिन उस समय अरबी फारसी भी थी, अंग्रेजी का प्रतिशत बहुत कम था, पर जो हिंदी बन रही थी वो हिंदी एक तो कोर्ट कचहरी में जो भाषा थी वो अरबी फारसी की थी, उसको लिपि भले उर्दू की थी लेकिन अरबी फारसी बहुल भाषा थी। उसके समानांतर हमारे यहाँ हिंदी के लोगों ने जो लिखना पढ़ना शुरू किया, अखबार निकाला, पत्रिका निकाला, संघर्ष बहुत किया, तो उससे हमारी हिंदी कितनी मजबूत है आजादी के पहले मजबूत हुई है। इसके लिए हमारे यहाँ 50 नाम हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं और नाम है, आजादी के आंदोलन से जुड़े लोग हैं। और वो जो भावना उन्होंने पैदा कर दी थी अपना काम करते हुए, लिखते हुए, एक तो वो भावना हमारे यहाँ जो 49 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई, तो राजनीतिक कारणों से ये हुआ कि भाई इसको राष्ट्रभाषा तो न बनाया जाए, राजभाषा के झगड़े में छोड़ करके और अंग्रेजी को अहमियत मिले। ये नेहरू जी के समय में मतलब सब मानते हैं कि ऐसी गलती हुई, और उस गलती का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अब जब से बाजारवाद आया है, तो उसमें तो चूंकि अंग्रेजी जाने समझे हैं आप, तो विदेश तक आप जा करके अच्छा कमा सकते हैं, अपने को बेहतर कर सकते हैं। तो एक जो ये व्यामोह या आकर्षण पैदा हो गया अंग्रेजी की वजह से। लेकिन आप देखिए तो आजादी के बाद हमारे यहाँ हिंदी कितनी कमजोर हुई है। जो काम उसने आजादी के पहले, आजादी के आंदोलन के समानांतर किया है सारे लेखकों ने। हमारे यहाँ समाज में भी एक ये आया है कि भाई अगर अंग्रेजी जैसी भाषा है हम उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हम खतरा नहीं समझते कि इससे हम अपनी भाषा से, अपनी बोली से कितने दूर होंगे। तो ये तो हमारे यहाँ राजनीतिक कारणों से जो होना चाहिए था नहीं वो भी हुआ। हमारे यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत और भी कई कारणों से, उसमें एक हम मान सकते हैं कि साक्षरता का प्रतिशत कम होना भी एक कारण रहा है। तो वो अंग्रेजी मोह जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, और जब बाजारवाद आया तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो हर भाषा में हिंदुस्तान के अंग्रेजी की बोलचाल की चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसको आप अपने लेखन में ले आइए
आपके लेखन का माध्यम बने, तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि उससे हमारे हिंदी का भविष्य वो बहुत अच्छा हम समझते हैं कि नहीं रह जाएगा। तो हिंदी युग्म ने जो एक नई हिंदी का तमाशा किया है, हालांकि देखिए अब उनके यहाँ भी संकट है। अब उनको शुरू में जो कह करके या हम उस तरह की हिंदी लिख लेंगे, किताब लिख लेंगे, ये छाप देंगे, तो अब उनको भी उस तरह के हिंदी के लेखक मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो उससे वो समझौता करके भी छापने की चीजें उन्होंने शुरू की हैं। तो ये है कि अगर कोई ये सोचता हो कि अंग्रेजी बहुल हिंदी का इस्तेमाल करके, वरना तो एक समय में हमारे यहाँ बहुत सारे लेखकों ने ये कहा था कि हमारी लिपि देवनागरी के बजाय जो है वो रोमन लिपि हो, तो उससे हमारी हिंदी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये इतनी गलत सोच समझ थी, क्योंकि हमारी हिंदी का मूल संस्कृत है, जिसमें कि आप कैसे जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द आपके पेट से लेकर के, गले से लेकर के, अब आपके ये हाथ जैसे पांव से लेकर के। आप जो बोल रहे हैं उसको जारी रखेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको हाँ जी जी जी। कि चेतन भगत ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आए हुए लोग हैं, ये टेक्नोलॉजर हैं ये हाँ 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 ये ये भारतवासी भी जो हैं जी। ये हिंदी बैकग्राउंड के नहीं है, ये बीटेक किए हुए हैं, ये आपके ये हाँ उत्तर हाँ हाँ, प्रदेश से ही। बिल्कुल बिल्कुल, पता है मुझे। ये 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 भाषा का संस्कार करेंगे। नहीं नहीं, हम कतई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने चेतन भगत का ये नाम भाषा लिया, को बाजार बना करके उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अरे अब देखिए आप जो कह रहे हैं, आप जो इतना मतलब आक्रोश के साथ कह रहे हैं, तो वो हिंदी आक्रोश भाषा तो को टेक्नोलॉजी में फिट करना आज भी लोग बताते हैं कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और तमाम तरह के टेक्निकल एजुकेशन अंग्रेजी में दी जाती है। आप दिक्कत ये है समझिए कि दुनिया के बहुत सारे देश जिनकी अपनी राष्ट्रभाषा है, उन्होंने अपनी भाषा में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या और जिस तरह की चीजें हैं, उसमें उन्होंने अपनी भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार की। हमारे यहाँ तो आज तक जो है, आप अगर खोजिएगा तो 10 किताब ऐसी नहीं मिलेगी कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मेडिकल की पढ़ाई कोई हिंदी से पढ़ने वाले निकले हैं। और ये पाठक और क्या नाम थे जिन लोगों ने हिंदी के लिए आंदोलन खड़ा किया, उनकी तो जिंदगी इसी में बर्बाद हो गई आंदोलन में, कि हिंदी में शोध पत्र लिखे जाएं, हिंदी में शब्दावली आए। लेकिन ये है कि वो सारा कुछ उनका जो है वो सारे मेहनत के बावजूद विफल हो गया, और हमारे यहाँ उसको कतई गंभीरता से लिए नहीं गया। ये हमारे समाज की विकृति है कि हम अपनी भाषा की अहमियत को नहीं समझ पाते। मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि यहाँ से एक सज्जन जो है वो गए थे बाहर विदेश में, जिस परिवार में रह रहे थे वो लोग अपनी भाषा बोलते थे, तो संक्षेप में बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से जो सज्जन गए हैं उनके परिवार में रह रहे हैं, बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन वो चीजें अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी भाषा उनको वहां पर बोलना लगता है कि भाई हम तो यहाँ गंवारपन वाला काम करेंगे। तो जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की अपनी भाषा को लेकर के ये मानसिकता हो कि और की अपेक्षा हमारी भाषा जो है बोलना हमारे लिए वो गंवारूपन है, तो आप समझिए कि हम अपने देश को, हिंदी को कैसे इतना उठा पाएंगे कि दूसरी भाषाओं के सामने खड़ा हो सके। तो एक तो हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर जो चेतना होनी चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए ऐसे लोगों को मौका मिलता है। वरना एक जमाने में जब लोगों ने कहा था कि भाई गांधी जी ने हिंदुस्तानी का मामला किया था जिसमें उर्दू के शब्द ज्यादा रहे, गांधी जी की हिंदुस्तानी नहीं चली। फिर लोगों ने कहा कि साहब देवनागरी के बजाय जो है वो रोमन लिपि हो जाए, बहुत सारे उसके लिए पैरोकार थे, नहीं चली। वो इसलिए नहीं चल सकती कि हमारी जमीन से जो भाषा निकली है, उसकी लिपि निकली है,
उसमें जो अभिव्यक्ति है वो दूसरी लिपि कैसे कर सकती है? बहुत सारे संकट हैं, जब आप व्यावहारिकता में जाएंगे तब पता चलेगा। दूसरी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ खुद भारत सरकार ने जिस हिंदी को है बेहतर करके और बढ़ाना चाहिए था, उसके व्याकरण को, उसकी बहुत सारी चीजों को, मतलब जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान है, वहां से कितनी किताबें निकली हैं जो हिंदी की जो सामर्थ्य है उसको समुचित किया है उन्होंने अपने सारे चीजों से। तो ये तो हमारे यहाँ सरकार के यहाँ जो है वो हिंदी को लेकर के कोई बहुत गंभीरता नहीं है, और समाज में गंभीरता नहीं है, और ये हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हिंदी युग्म खड़ा करके, और उसके बाद या चेतन भगत जैसे लोगों को, भले एक समय में पाठक बन गया हो, आजकल चेतन भगत कितने पढ़े जाते हैं, या उनके जैसे दूसरे लोग, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ जो पूरा कथाएं थी, जो पुराने चरित्र थे, उनको लेकर के उन्होंने एक अलग तरीके से अपने लेखन में करके जो संप्रेषित करना शुरू किया। तो जो उसको नहीं जानते थे उनको भले भाया, लेकिन एक समय आया कि चेतन भगत का लेखन जो है अब वो नहीं रह गया, ना वो लिख रहे हैं, जो एक समय में लिख के उन्होंने अपना बाजार बना लिया था। तो हमारे यहाँ ये चेतना जो है वो हम जब तक व्यक्तिगत रूप से अपनी भाषा को, जिसको रामविलास शर्मा जी जातीय चेतना कहते थे, तो हमारे यहाँ तो मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो है वो जातीय चेतना का मतलब नहीं समझते हैं, जो कि राष्ट्रीयता के अर्थ में है। तो हमें तो मतलब स्कूल से लेकर के बच्चों की शुरुआत की पढ़ाई से लेकर के वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी भाषा को बोलने से लेकर के, लिखने से लेकर के, बरतने से लेकर के और बेहतर बना सकें। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने अपनी भाषा को पिछले 76-77 साल की आजादी में हिंदी को कई स्तरों पर बहुत कमजोर किया है। तो इस नाते ऐसे लोगों को जो अवसर मिलता भी है, तो आप देखें कि व्यावहारिक स्तर पर फिर कमजोरी उनको महसूस होती है कि हम इसमें उस तरह नहीं बढ़ पाएंगे जैसे हम जिस हिंदी को नई हिंदी कहकर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस नाते उनको अगर ये बात समझ में आ रही है तो हमको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आपके पास अगर वो चेतना नहीं है, भाषाई चेतना नहीं है, हाँ, तो भाषाई चेतना नहीं है तो आप जो करेंगे जी, वो क्या करेंगे, यह भी तो एक सवाल है ना। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है, लेकिन हम लोग देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे आजकल के सिनेमा में आप देख रहे होंगे फिल्मों में, हाँ, जो पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे जो नेटफ्लिक्स और वो ऑनलाइन जो फिल्में बन रही है, जी, कोई एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें इतनी विभत्स गालियां होती हैं जी, कि जी, आप जी। कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी आप सभ्य समाज में या अर्ध शिक्षित समाज में भी उन गालियों को बोल सके। नहीं, आप ये बताइए कि अभी हमारे बहुत लेकिन हाल, उन लोगों का डेयर देखिए, उन लोग का डेयर देखिए जी, कि आप अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, वो जी, मंच है, वो जी, आपको गाली परोस दे रहा है, वो कमाल ले रहा है, वो निकल जा रहा है, वो मौज मस्ती कर ले रहा है, आपकी मानसिकता को विकृत करके चला जा रहा है। आप सोचते रह जाते हैं क्या फिल्म बनाया, क्या भाषा दिया, क्या खिलंदरी भाषा में डायलॉग बोला। जी, जी, जी। नहीं, देखिए, वहां तो एक दिक्कत पहले भी रही है, आप जानते होंगे कि वहां पर शुरू की बात आप जाने दीजिए आजादी के पहले की। आजादी के बाद जब कॉन्वेंट पढ़े लिखे लोग आने लगे अभिनय करने के लिए, तो उनको तो रोमन में लिख करके हिंदी के संवाद दिए जाते थे। तो दिक्कत यह है कि वहां उनको फिल्म बनाना है, फिल्म बनाने के लिए जो भी समझौता करना है करेंगे, लेकिन पैसा कमाना है तो कर लेंगे। लेकिन हम ये समझौता करके माँ बाप, परिवार के लोग, समाज के लोग, वो लोग जो हैं वो अपने बच्चों को का भविष्य कितना बिगाड़ेंगे। तो ये अगर चेतना नहीं है, जो जिस बात को रामविलास ने अपने लेखन में बहुत जगह लिखा है, तो कम से कम रामविलास जी को पढ़ने वाले लोगों में तो ये चेतना आनी चाहिए ना।
तो लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हम जहां तक आ गए हैं, कैसे आ गए हैं, हमने अगर बहुत सहा है तो आगे आने वाली दुनिया जो है वो हमारे बच्चों के लिए किस तरीके से अच्छी और सुविधापूर्ण हो सकती है, प्राथमिकता ये हो जाती है। हमारी भाषा और हमारी सामाजिकता जो रही है, जिसे निकल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो बनी रहनी चाहिए। कठिनाई तो ये है कि हम इसकी तरफ से मतलब उपेक्षा ही नहीं है, हम गफलत वाले मतलब स्तर पर आ गए हैं। मतलब मुझे तो बहुत बार जो है वो सोच करके लगता है कि मतलब हमारा समाज हिंदी का जो है वो कितना अपने पैर के नीचे की जमीन भी नहीं समझ पा रहा है कि हमारे पैर, हम ये जो सीख पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए सोच समझ रहे हैं, उससे हमारे पैर के नीचे की जमीन कमजोर होती जा रही है। तो दिक्कत यह है कि इस चेतना के लिए सरकार के स्तर पर तो आप देख लीजिए आज की तारीख में कि जितने स्कूल थे प्राइमरी के, उनकी संख्या कम होती जा रही है। 2 जगह के स्कूलों को अगर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में है तो 2-3 स्कूलों को मिला दिए। वहां भी अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया था, अभी पहले भी था, राजीव गांधी के जमाने में, मोदी के जमाने में तो और आया। लेकिन वो इसलिए आया कि जो प्राइवेट स्कूल लोग चला रहे हैं हर तरीके से, तो जब वहां बच्चे पढ़ेंगे नहीं और उन्हीं के पढ़ेंगे जो अंग्रेजी माध्यम से या ज्यादा फीस वाले में पढ़ पाएंगे, तो वो उनका भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। तो इस समझ को हम बताइए क्या करें। अगर हमारे यहाँ लोग, अरे और अगर आप करिए ना, आप अगर अपने घर में, परिवार में इस पर बातचीत करिए, तो लगता है कि आप बात करके पूरे परिवार की सोच के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते। ये एक बड़ी समस्या है। मतलब मैं तो इस बात को महसूस करता हूँ। समस्या को हम ऐसे देखते हैं, हाँ हाँ जी, थोड़ा गंभीरता से इसको देखा जाए। हाँ हाँ जी, इसमें ऐसे देखते हैं कि बीमारी और आर्थिक अभाव प्रेमचंद के जीवन में सच्चे साथी बने रहे। हाँ हाँ बीमारी ने तो कुछ ज्यादा ही नेक दिली का परिचय दिया था। हाँ 30 वर्ष की उम्र में उन्हें यह लगने लगा कि मैं तेजी के साथ बूढ़ा हो रहा हूँ। समझिएगा हाँ इन सबको हम जी 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 इसलिए जी समझ जी, रहे हैं कि बाजारवाद में भाषा, सभ्यता, संस्कृति हाँ माने हम नहीं बचा पाए और उस अंधी दौर में माने चल पड़े, जी तो इसका मतलब है कि हम जो मिसिंग चेतना की बात कह रहे हैं वो हाँ कैसे टिकती और ठहरती है। जी जी जी, बीमारी ने तो कुछ ज्यादा ही नेकदिली का परिचय दिया था। 30 हाँ वर्ष की उम्र में उन्हें यह लगने लगा कि मैं तेजी के साथ बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ हाँ एक बातचीत में कांति कुमार जैन साहब ने कहा था, हाँ जो कि बहुत बड़े संस्मरणकार थे, आप हाँ हाँ, जानते ही बात के हैं। सागर वाले जी, जी। तो उन्होंने कहा था कि 45 वर्ष की उम्र में जो है वो मुक्तिबोध के सभी दांत जो है झड़ गए थे। फिर मैं तेजी के साथ बूढ़ा हो रहा हूँ, हाँ हाँ शायद 40 तक खरंग हो जाऊं। हाँ 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 निगम को पत्र सितंबर 1910 जी, 1910 में लिखा हुआ पत्र निगम जी को है। हाँ 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 1914 में तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तबीयत कुछ ऐसी मुर्दा हो गई है कि जी, इस दर्द सर का वार ही उठाया जाता। हाँ हाँ निगम 16 जनवरी 1910। हाँ फिर 3 जून 1914 में भी वही बात। हाँ खाजिमे में तो फितूर आ गया है। हाँ ये सब इसलिए कह रहा हूं कि जी, दरअसल भाषा से जो आप उम्मीद करते हैं, हाँ और अगर आपकी हालत नहीं सुधरती है जी, तो क्या आप उसके चलते भाषा को ही बदरंग कर देंगे। जैसे जी, आज कुछ लेखक जा रहे हैं उनके यहाँ छपने, और हाँ जो रॉयल्टी का जो हुआ है कि 30 लाख देंगे और 25 लाख देंगे और किस्तों में देंगे, जी जी, तो सबको लग रहा है कि अब जो जो चर्चित और नामचीन प्रकाशक कहूं तो हमको छापेंगे नहीं। नहीं नहीं, वो उनके हम लोग, उनके लिए तो बहुत किस्से कहानियां हैं, क्या क्या है, रुतबे हैं, रसूख हैं, क्या क्या देके जाते हैं, पैसे देके जाते हैं।
हाँ तो ऐसे में क्या आप कुछ ऐसे में क्या इन प्रकाशकों की मदद से आप भाषा को ही बदरंग कर देंगे? नहीं, देखिए आपने ये जो भाषा को बदरंग करने वाला मामला उठाया है ना, असल में मैंने आज फिर ये बातचीत सुनी संगत वाली, तो उसमें है क्या ना कि आदमी या राजनेता या जो ज्यादा बहुत अपने को समझदार समझता है वो जुमला उछालता है, और वो जुमला अगर लोगों को भा गया तो उससे कुछ कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन देखिए लोगों ने उस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से नहीं सुना है। उसमें है क्या कि उन्होंने कहा कि भाई मैं रॉयल्टी अगर दूंगा या कर रहा हूं तो मैं हर दिन कितनी हमारे पास ऑर्डर आते हैं और हम उसको पूरी रॉयल्टी में करेंगे। और प्रकाशक क्या करते हैं कि हमने इतना छापा, इतनी बिकी, वो कैश मेमो से अपना नहीं करते हैं। तो अब ये कहकर के वो ये बता रहे हैं कि हम देखिए कितनी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन अगर अभी 25 चल रहा है वो 26 तक की बात कह रहे हैं कि जिस तरह से किताबें विनोद कुमार शुक्ल की बिक रही हैं, तो उसमें हम उनको साल में 30 लाख की रॉयल्टी दे सकते हैं, देंगे ये कहीं नहीं कर सकते वो। तो ये जुमला उछाल करके उन्होंने एक तरीके से ऐसे लेखकों को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की है कि जो लिख रहे हैं और अगर हिंदी युग्म से छपेंगे तो उनका बाजार बढ़ेगा, लेकिन ये कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो 2 साल बाद पता चलेगा ना कि विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रॉयल्टी देंगे वो। तो हमें दिक्कत ये है कि हम कोई क्या कह रहा है और उसमें कोई ऐसी चीज है कि वो लगता है कि भाई ये तो विस्फोटक है, ये हो गया फिर तो उसके बाद माला माल लेखक क्या करेगा। कठिनाई ये है कि आज की तारीख में कोई आप भी 30 प्रकाशक 30 लाख रुपया देंगे विनोद कुमार शुक्ल को? जी बंदूक उषा भर्ती नहीं शामिल है वहां पर। ना ना, अरे हम कहते हैं कि जो हिंदी में एक पढ़ने लिखने लेखक जो की 90 साल की उम्र का है वो कैसे कैसे अनुभवों से गुजरा है, कैसे कैसे लेखन किया है, अपना पूरा व्यक्तित्व उसमें उड़ेल दिया है। आप उनको 30 लाख रुपया में बिकाऊ बिकाऊ समझ गए हैं, आप उनको देंगे 30 लाख नहीं नहीं, रुपया? देखिए उसमें उसमें अगर आप गणित सोचिए कि आज की तारीख में ब्लैक मनी प्रकाशन में कहां कहां लग रही है और वो सफेद हो रही है, तो हमें तो लगता है कि इनको कहीं की ब्लैक मनी सफेद करनी है। मैं यह ना भी कहूं, मैं इसको क्यों कहूं कि कौन कहां से किस रूप में संसाधन जुटा रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन आप अगर विनोद कुमार शुक्ल जैसे एक एक जो कि खुद अपने सरकारी विभाग में काम करते रहे जी हैं, जी 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 जिनकी एक साल की अगर ये सैलरी ही जोड़े तो ये 30 लाख से अधिक हो जाएगी जिस तरह के पद पर वो रहे हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल किसको बिल्कुल। इस तरह की मूर्खता की दुनिया में ले जा करके वो हम बसोबास कराना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, पर मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह की मूर्खताओं को हमारे यहाँ के लोग जो है वो समझते नहीं, वो समझते हैं कि भाई ये तो कितनी बढ़िया चीज है, यही कल विनोद हमारे कुमार लिए। शुक्ल जी, यही विनोद कुमार शुक्ल जी जी कुछ हजार की रॉयल्टी के लिए जो है राजकमल के खिलाफ उन्होंने नहीं मोर्चा नहीं, खोला बहुत था। बुरी तरह झगड़ा हुआ था। और आप समझ लीजिए हमारे यहाँ लेखक जो है ना वो थोड़ा झगड़े झंझट में फंसना नहीं चाहता है। मुझे नाम याद नहीं है लेकिन यही राजकमल है। अशोक वाजपेयी जब वहां पर आईएएस के नाते विभिन्न विभागों में थे और वहां की मतलब जो साहित्यिक संस्थाएं थी उसको संभाल रहे थे, तो उन्होंने प्रकाशकों से एक समझौता किया था कि आप हमारे मध्य प्रदेश के लेखकों को जब छापेंगे तो हम आपकी किताबें खरीदेंगे, और इस शर्त पे खरीदेंगे जब आपका बिल आएगा कि आपने हमारे उन लेखकों को रॉयल्टी दे दी है। पता चला कि लेखक से कहा कि भाई हम तो रॉयल्टी आपको दे ही देंगे, आप ये लिख के दे दीजिए कि हमको रॉयल्टी मिल गई है। कितने लेखकों से वहां सप्लाई करने वाले प्रकाशकों ने लिख करके भेज दिया, उनको पैसा मिल गया, फिर भी लेखक तक रॉयल्टी नहीं पहुंची। तो जहां प्रकाशक इस तरह की हिंदी में बेईमानी करता हो, ठीक है, वहां हिंदी युग्म जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को 26 तक 30 लाख रॉयल्टी देगा, मतलब मैं कभी विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं।
और वो जैसे मतलब मुझे कहना खराब लगता है कि मोदी जी जुमला उछाल करके 2014 से 25 में आ गए हैं और हमारे यहाँ की जनता ने नहीं समझा है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो हमारे यहाँ की मतलब जुमला उछालू भाषा में ज्यादा अपना भविष्य देखते हैं और हमारा सचमुच भविष्य कहाँ है, क्यों है, इसमें नहीं देखते हैं। तो हमें तो मतलब ये है कि वो हमारी सामाजिकता कैसे फिर एक नए सिरे से समझदार बनेगी। मतलब मुझे लगता है कि ये मौलिक काम बड़ा जरूरी है, जिसकी बार बार मतलब हमारे रामविलास शर्मा ने जातीय चेतना की बात की थी, लेकिन उनकी जातीय चेतना इतना लिखने कहने के बावजूद हमें तो नहीं लगता कि पढ़े लिखे लेखकों में जो उनके समानांतर लिख पढ़ रहे थे उन्हीं के यहाँ आई है। और कितने लेखक हैं कि आज की तारीख में उनके यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ठीक हिंदी नहीं उनको आती है, ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। हिंदी की संख्या कहिए वो तो 1 2 3 शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 लिखने में 9 कैसे लिखें, और उसमें उल्टा कर देंगे 9 बनेगा और सीधा करेंगे तो 1 बनेगा। मतलब ये आज पढ़ाने वाले ही नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को ठीक हिंदी और ठीक संख्या। तो हमें तो मतलब मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए संकट जो महसूस होता है वो हमारे यहाँ के घर के भीतर जो घुसा हुआ है। जैसे आज कहते हैं ना कि भाई बाजार तो हमारे घर के भीतर आ गया है, और जब से टेलीविजन आया तब तो पूछिए नहीं कि अगर कोई चीज विज्ञापन में आ गई तो मतलब 100 घर में से 70 घर जो है, बच्चे तो बड़े तो उसके लिए पागल हो जाते हैं। और हमें भूल जाते हैं कि जो विज्ञापन के नाम पर बिक रहा है, जो कहा जा रहा है, वो सचमुच है ही नहीं है, वो बेचने के लिए विज्ञापन का छद्म है। तो हम आखिर इस छद्म को कब समझेंगे? और मुझे नहीं लगता कि ये बदतरी हिंदीतर भाषाओं में है। हिंदीतर मानने की जो हमारे यहाँ दक्षिण की भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं, उनके यहाँ एक भले शिक्षा का प्रतिशत उनके यहाँ कम हो हिंदी के मुकाबले, लेकिन ये जो मतलब एक तरह का कमजोरी है, नासमझी है, मुझे लगता है कि वहां पढ़े लिखे लोगों में यहाँ की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे देखिए प्रेमचंद हाँ कहते हैं जी कि प्रेमचंद को पहला ये जो है वो प्रेमचंद को पहला अनुभव यह हुआ कि सिनेमा एक उद्योग है। हाँ साहित्य, संस्कृति, कला और नैतिकता से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ सिर्फ मुनाफा कमाने की धुन में सभी मशगूल हैं। जी पैसा पैसा और सिर्फ पैसा चाहिए। वहां के हर आदमी को पैसे कमाने के ओछे और नीचे हथकंडे, जो हम हथकंडे यहाँ पर अपना के कह रहे थे, जी कि अगर 26 तक आप 30 लाख या 27 लाख देने की बात कह रहे हैं, हाँ और आपने जो कहा कि जो जुमला उछालू जो चल रहा है, अपने यहाँ एक माहौल बनाया गया हाँ है, हाँ उस समय तक 26 तक आप अच्छे खासे दर्जनों लेखकों की आप भीड़ जुटा लिए, दर्जनों लेखकों को उस भाषा में लिखने के लिए तैयार कर लिए, हाँ दर्जनों पांडुलिपि तैयार करवा लिए, जी दर्जनों लेखकों लेखिकाओं को उस तरह के सुख सुधा स्वर चाहिए तो उस तरह की भाषा में अपनी जो भाषा पहले से लिख रहे थे उसको हाँ छोड़ हाँ करके उस भाषा में लिखने के लिख वो आदि अभ्यस्त होंगे, उस तरह जी के ट्रेनिंग लेंगे, उस तरह हाँ के एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हाँ हाँ तो आपने तो पूरा का पूरा जो हिंदी में जो कुछ भी पहले से चल रहा था, जी मुझे याद है कि लहक के माध्यम से जो अश्लीलता के खिलाफ अभियान चला था, हाँ हाँ जी और जी जी लहक के पहले किस तरह की अश्लीलता थी, आज मैं देखता हूं कि 12 साल के बाद अब लोग हिम्मत कम से कम प्रथम दृष्टया नहीं जुटाते हैं कि उस अश्लील भाषा में या तो कविता लिखूं या कहानी लिखूं। हाँ 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 जो पहले चल रहा था जिस तरह से, और कहा जाता था कि इसके बिना प्लॉट और कहानी ही तैयार नहीं और उपन्यास तैयार नहीं होते। जी 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 और उसमें उदय प्रकाश का उपन्यास या लघु उपन्यास प्री छतरी वाली लड़की भी थी। उदय हाँ प्रकाश भी खासे नाराज हुए थे लहक के अभियान से। जी 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 उन्होंने कहा था कि किस तरह की दरोगई और किस तरह के आलोचक वर्ग और समाज पैदा किया गया। जी तो आप तो इतने में सब कुछ कर लेंगे, जिसको प्रेमचंद कह भी रहे हैं कि ये नीच हथकंडे।
अब अपनाए देखिए, जाने में किसी हाँ को कोई शर्म मालूम नहीं होती। हाँ इस संदर्भ में उन्होंने कई पत्र अपने मित्रों को लिखे जी, जिनसे उनके सिनेमा संबंधी विचारों पर रोशनी पड़ती है। हाँ सब रुपये कमाने की धुन में है, तस्वीर फिल्म कितनी ही गंदी और भ्रष्ट हो, जी, सब इस काम को सोलहों आना व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं हाँ और जनरुचि को पीछे छोड़ते हैं। जी, किसी का कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं, हाँ शिक्षित रुचि की कोई परवाह नहीं करता। जी, वही औरतों को उठाया जाना, बलात्कार, हत्या, नकली और हास्यजनक लड़ाइयाँ सभी जी, तस्वीरों में आ जाती हैं। जो हाँ लोग बड़े सफल समझे जाते हैं, वे भी इसके सिवा और कुछ नहीं करते हैं कि जी, अंग्रेजी फिल्मों के सीन नकल कर लें। देखिए, हाँ अंग्रेजी यहाँ भी आ गई, जो कह हाँ रहे हैं हाँ जिसकी हाँ हाँ, चिंती है था कि वो था, जी अंग्रेजी जी जी, फिल्मों के सीन नकल कर लें और हाँ अंट संट तथा गढ़ कर उन सभी सीनों को उसमें खींच लाएं। हाँ बनारसी दास चतुर्वेदी 1 अक्टूबर 1934 को लिखे जी, हुए पत्र में वो कह रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो देखिए, असल में है तो क्या ना, चिंता शैलेश भारतवासी और हिंदी पर ये चिंता हमारे पूर्वजों को पहले से रही है कि बिल्कुल रही हिंदी है, एक बिल्कुल नई रही है, नवेली जो उठती हुई हिंदी खड़ी भाषा है, हाँ उसके हाँ, कितने दुश्मन हो सकते हैं। नहीं नहीं, दुश्मन हो सकते हैं नहीं, बल्कि हैं। और जी, हम, दिक्कत ये है कि वो सारे दुश्मन हमारे घर अब में प्रेमचंद भीतर तो बैठे इनको हुए हैं। शैलेश भारतवासी के बारे में तो जानते नहीं होंगे, उनको तो यशपाल तक के बारे में पता नहीं होगा कि यशपाल आएंगे और भी अपने उपन्यास में थोड़ी बहुत अश्लीलता परोस देंगे। नहीं नहीं, देखिए, जसपाल जी ने परोसा उन्होंने भी है तो उनके यहाँ। जनेन्द्र को हाँ अपने समय में कहा भी था कि इस तरह के उपन्यास नहीं लिखा करते हैं, जी, सुनीता नहीं और नहीं, इस मामले में तो परख यशपाल को और जी भी त्याग पत्र बदनाम को रहे। देख करके। जी जी, इस मामले में तो यशपाल जी भी बदनाम रहे हैं और जैनेन्द्र भी बदनाम रहे, बल्कि उस समय जो मुद्दे उन्होंने उठा दिए कि पति पत्नी और वो जिस पर फिल्म बनी, ये मुद्दा तो जैनेन्द्र ने ही उठाया था। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब इस तरह के मुद्दे उछाल दिए जाएं तो हम उसके झांसे में आकर के अपनी जमीन से उखड़ने लगे, या हमारी समझदारी जो है वो कुंद होने लगे, तो ये तो आत्मघात है। आगे आगे निगम जी को लिखते हैं, 13 हाँ नवंबर 1934 का पत्र जी है। जी, मगर जिस हाथों में फिल्म की किस्मत है, जी वह बदकिस्मती से इसे इंडस्ट्री समझ बैठे हैं। हाँ इंडस्ट्री को मजाक, रुचि और इल्लाह से क्या निस्बत। जी, वह एक्सप्लॉइट करना जानती है और यहाँ इंसान के जी मुकद्दस तरीन हाँ पवित्रतम जी, जज्बात को एक्सप्लॉइट कर रही है। हाँ बरहना बरहना नग्न हाँ और निम्न बरहना तस्वीरें, जी, कत्ल व खून और हाँ जब्र की वारदातें, जी, मारपीट, गुस्सा, हाँ गजब हाँ और नफसानियत माने जी, वासना हाँ हाँ ही इस इंडस्ट्री के औजार हैं और हाँ इसी से वह इंसानियत का खून कर रही है। जी, निगम 13 नवंबर 1934 को लिखे पत्र में। हाँ। नहीं, देखिए, एक बात, हमने अगर प्रेमचंद को लें तो प्रेमचंद देखिए एक समय में और उर्दू उसके में बाद तुरंत जो है जनेन्द्र को भी लिखते हैं, उनकी चिंता को हम लोग देख रहे हैं। ये नहीं शैलेश नहीं, मैं भारतवासी जैसे उस हाँ, उनको लिखते मैं हैं, जनेन्द्र जी को लिखते हैं 28 हाँ नवंबर जी 1934 जी को। जी 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 जी, वल्गैरिटी को यह लोग एंटरटेनमेंट वैल्यू कहते हैं। हाँ अद्भुत ही में ये इनका विश्वास है, अद्भुत ही में इनका विश्वास है। जी, राजा रानी, उनके मंत्रियों के षड्यंत्र, नकली लड़ाई, बोसेबाजी, हाँ यही इनके मुख्य साधन है। जी मैंने सामाजिक कहानियां लिखी हैं जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे, लेकिन उनको फिल्म करते इन लोगों को संदेह होता है कि चले या न चले। जी जनेन्द्र 28 नवंबर 1934। जी, तो मैं देखिए, प्रेमचंद के बहाने हमको कहना ये है कि प्रेमचंद एक समय में उर्दू में जब लिख रहे थे तो किस तरह की जमीन से आए थे। उसके बाद 3 से लिखना शुरू करते हैं और 14 तक आते आते मतलब उन पर ये आग्रह भी है, उनका खुद मन भी है कि अब ये उर्दू का जमाना जो हम लिख रहे नहीं रहा है, हिंदी का आ रहा है, तो 14 से हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। और
उनके मतलब ये है कि कितनी दिक्कतें सहते रहते हैं परिवार के साथ में नौकरी के चक्कर में। पेट की बीमारी जैसे भी आपने शुरू में उल्लेख किया है कि पेट के बीमार तो बहुत शुरू से थे वो बीमारी उनकी जिंदगी भर लगी रही और वही अंततः पांडु रोग बन करके उनको ले गई। लेकिन जो कुछ उनके सामने इस तरह आता था कि इसको हमको मुकाबला करना चाहिए, तो जितनी उनकी सामर्थ्य समझदारी थी उससे वो अपने लेखन से हमेशा मुकाबला करते रहे हैं। आप देखिए कि प्रेमचंद के समानांतर उस समय कितने लोगों ने किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए, या जो मुद्दे उनके यहाँ आए हैं उपन्यासों कहानियों में लेकर के, आप उनके बराबर देखिए कि किसने लिखा है। तो प्रेमचंद जो सामने उनके चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझ करके उसमें किस तरीके से हमको लिखना और अपनी चीजें देना है और लोग पढ़ें, तो प्रेमचंद को पढ़ा भी लोगों ने। उनके मतलब बराबर तो मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद अपने समय में जितना पढ़े जाते रहे हैं, आज के साक्षरता प्रतिशत के लिहाज से भी कोई लेखक उतना नहीं है। तो वो जो उनके समस्याएं आती थी, जो देखते थे, वो फिल्म में गए तो केवल पैसे के लिए गए थे, भाई हम हंस में जो हमको घाटा हो रहा है, प्रेस में घाटा हो रहा है, उसे भरपाई कर लेंगे। लेकिन जो वहां देखा उन्होंने, तो उसमें उन्होंने लगा कि भाई हम तो इसमें आकर के अगर फंस गए तो फिर तो मेरा लेखक होना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। जो जो ये हिंदी युग वाले पर लेखक चाह रहे हैं, हाँ, तो अगर प्रेमचंद वहां बनना चाहते तो पैसे कमाने के लिए वो भी काम करते। नहीं नहीं, कतई नहीं करते, जिंदगी में कभी नहीं किया ना, उन्होंने। अगर इसी तरह से खोज और इसी तरह से लेखन की संतुष्टि मिलती, जिस तरह के लेखकों को वो छाप करके अपने आप को हिंदी के एक स्वनाम धन और बड़ा प्रकाशक अपने आप को कह रहे हैं और दावे जी और चुनौती के साथ मैंने फेंक रहे हैं रॉयल्टी के, हम इतना देंगे और इतना देंगे, इतना देंगे, और जी, जब नहीं दे सकते हैं तो कह देंगे कि हमने कोशिश तो की, नहीं चला तो हम क्या करें। सब नहीं ऑप्शन उसके अपने हाथ में है। और उसमें वो गगन गिल जैसी लेखिका को भी घसीट ले आए कि उन्होंने हाँ, अप्रोच किया था हमारे पास कि आप छपने छपाने क्या जिस किसी के लिए भी, उन्होंने कहती है कि नहीं, उन्होंने मेरे पास सबसे पहले संपर्क किया था। दिक्कत ये है कि मतलब आदमी किस तरह का जाल फेंकता है या किस तरह का झूठ जब उसका खुलने लगता है तो फिर कहाँ खड़ा हो जाता है वो। तो ये तो इस तरह के लोग जो है वो कितना कामयाब होंगे। मतलब ये एक उदाहरण ये है हिंदी युग्म वाले, जो जहां से चले थे उनको पीछे लौटना पड़ रहा है। उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा हिंदी युग्म जो है, जो हमने चलाया था वो नहीं चल रहा है, तो अब इस तरह की चीजें फेंक करके लेखक इकट्ठा करो और उनको छापो। हम उतनी रायल्टी दे पाएंगे नहीं दे ना, पाएंगे वो तो आज इस बाद में तरह पता के चलेगा। प्रकाशकों की झूठ से अगर इनके पास वो साक्ष्य नहीं होता तो गगन गिल झूठ करार दी जाती कि नहीं, आखिरी नहीं नहीं, सवाल। बिल्कुल, अरे मैं कह तो रहा हूं ना कि गगन गिल के पास वो मौजूद था, बता रखा उन्होंने, तभी तो इनकी मतलब असलियत खुल गई। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इस तरह का जुमला उछाल करके, यही नहीं और भी आप कोई ले लीजिए, वो हमारी नासमझी है कि हम इस उछाले हुए जुमले की असलियत नहीं समझ पाते हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू सुना था ये, तो मुझे तो पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ था, हमने गंभीरता से नहीं लिया। आज जब मैंने सुना तो मुझे लगा भाई ये आदमी तो जुमला उछाल रहा है मोदी जी की तरह, जिसमें अगर देश की जनता आ गई तो आज मोदी मतलब तीसरी बार आ गए, ऐसे ये भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये शैलेश भारतवासी जो हैं इसमें कामयाब होंगे, मुझको बिल्कुल संदेह है। और कल जब इनको जवाबदेही की नौबत आएगी तो ये फिर मुंह छिपाते फिरेंगे या कुछ का कुछ जवाब देंगे। पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हमको जो अपने यहाँ हिंदी को लिखने में, परिवार में और बच्चों की शिक्षा में बरतना, उसको पुष्ट करना, उसको बढ़ाना, ये जो हम लोगों की जिम्मेदारी है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो हम अगर उसमें कमजोर हैं तो
ऐसे लोग जो है जुमला उछालने के बाद फिर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे मैं नहीं अभी मान रहा हूं, क्योंकि इन्होंने 2 साल बाद 26 तक कहीं जाकर के 30 लाख की रॉयल्टी दे पाएंगे। अरे 30 लाख की रॉयल्टी कोई माने रखती है? फिर तो हर प्रकाशक अगर इनकी तरह ऐसा हो गया तो सरकार तो कहे कि भैया वे लोग इतना छाप रहे हैं, इतनी रॉयल्टी दे रहे हैं, तो अब सरकार जो उनके यहाँ ऐसा कुछ टैक्स लगाने लगेगी कि पता चला कि उनको जितना मुनाफा हो रहा है उससे ज्यादा टैक्स भरने लगेंगे। लेकिन हिंदी में आप जानते हैं कि इस तरह की स्थिति कभी नहीं रही। जो प्रकाशक की स्थिति रही है, बेहतर रही है, वो कमजोर होती गई है, और लेखकों से के साथ बेईमानी करके ही प्रकाशक जो है, मतलब हम समझते हैं कम से कम 95% प्रकाशक लेखकों से बेईमानी करके और सारा बढ़िया जीवन जी रहे हैं, प्रकाशन चला रहे हैं। तो वही करना चाहते हैं हिंदी लोगों वाले, तो उनकी तरफ लिखने वाले न जाएं। हमको क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, क्योंकि आजकल तो मतलब अपना प्रकाशन भी लोग करने लगे हैं ना। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना मुश्किल होता है कि आप 200-300 प्रति छपा करके भी आपको उसके बेचने में दिलचस्पी नहीं होती है। एक जमाने में हमारे यहाँ कितने लेखक थे जो किताब छापते थे और वो बाकायदे बेचते थे जाकर के, उनको शर्म नहीं आती तो हम थी। लोग आगे भी इस पर संवाद जारी हाँ रखेंगे। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ जो सामाजिकता है, देखिए एक जमाने में जितने हमारे यहाँ आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आर्य समाज का रहा हो, चाहे बंगाल के आंदोलन रहा हो, उसने जनता को जगाने का काम किया। उस पर हम लोग आएंगे। आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार, हाँ नमस्कार। जी जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने हमको इसके लिए समय दिया, बहुत बहुत आभार। और लोग सुने इसको, थोड़ा बेहतर चेतना अपनी पैदा करें। धन्यवाद जी। जी।